स्वागत है एक नए विषय के साथ। और आज का विषय है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी। आप पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी के लगभग 29% भाग पर महाद्वीप और बाकी पर महासागर फैले हैं तथा महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति, जैसा कि आप लोग मानचित्र में देखते आए हैं और देख रहे हैं, यह हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। इसकी स्थिति, विशेष रूप से महाद्वीपों की स्थिति और महासागरों की स्थिति बदलती रही है, जिसमें कि बहुत ही लंबा भूगर्भिक समय काल लगा है। यह एक दिन में घटित नहीं हुआ है। और इन सब बातों का अध्ययन जो है महाद्वीपीय प्रवाह के अंतर्गत जो है करते आए हैं और करेंगे भी हम लोग अभी। और ये भी नहीं है कि यह केवल एक दिन के खोज और रिसर्च का जो है रिजल्ट है। इस पर जो है काम बहुत पहले से ही होता आ रहा है। लगभग कह सकते हैं अगर तो 15वीं से 16वीं शताब्दी में ही इस पर बहुत सारे काम हो चुके थे और आज तक इस पर जो है रिसर्च जो है तीव्र गति से हो रहा है। ध्यान रहे, अगर जब महाद्वीपों और महासागरों को देखते हैं तो अच्छे से देखें तो आपको एक आश्चर्य दिखेगा। इसमें आश्चर्य है कि इसमें एक सममिति है। जैसे कि अटलांटिक महासागरीय तटरेखा की आकृति को अगर देखें अच्छे से तो आप पाएंगे कि महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में बहुत अधिक सममिति है। दोनों को अगर जोड़ा जाए संभव हो तो लगभग पूरी तरह से वो सट जाएंगे। जैसे कि किसी वस्तु को तोड़कर उसे एक दूसरे से फिर से जो है पास में लाया जाए, सटाया जाए तो लगभग ये सट जाते हैं। उसी तरह इसकी समानता के लिए बहुत से कारण जिम्मेदार हैं। यह कि इन दोनों भूखंडों की जो है धरातलीय बनावट, वनस्पति की जो है के प्रकार आदि में जो है बहुत ही घनिष्ठता है। बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप, अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की भी संभावना व्यक्त किया है। अगर विज्ञान के इतिहास पर ध्यान दें तो पता चलता है कि 1596 में एक डच जो है मानचित्रवेत्ता था, अब्राहम आर्टेलियस। उसने जो है सबसे पहले यह संभावना व्यक्त किया था कि ये सभी भाग महाद्वीपों के, विशेषतः उत्तरी दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के तट जो है कभी आपस में जुड़े थे। इसके बाद एक महानुभाव हुए, एंटोनियो पेलेग्रिनी। एक मानचित्रकार थे और एक मानचित्र बनाया जिसमें इन्होंने तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया था। यह सब जो है शुरुआती काम थे इस विषय पर। इसके बाद जो है एक ठोस कार्य जो है जर्मन के मौसमविद और भूगोलविद भी हुए, अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने एक सिद्धांत को प्रस्तावित किया जिसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो कि 1912 में प्रस्तावित किया था। यह सिद्धांत जो है महाद्वीप और महासागरों के वितरण से संबंधित था और महाद्वीपों के जो है सिद्धांत की कुछ मूलभूत अगर बातों की ध्यान दिया जाए तो इसमें कुछ शब्दावलियां हैं जिससे कि पूरी बातों को अच्छे से व्याख्यायित किया जा सकता है कि महाद्वीपीय विस्थापन किस तरह से हुआ। सबसे पहले जो है
कुछ तथ्य हैं इससे जुड़े हुए, वो जान लेते हैं। सभी महाद्वीप जो है कभी एक साथ जुड़े हुए थे और उस समय पूरे एक भूभाग का, जो कि ग्लोब पर एक ही भूभाग था, उसका नाम था पैंजिया। और पैंजिया का अर्थ यह होता है कि संपूर्ण पृथ्वी। लेकिन पृथ्वी पर तो वर्तमान में जल भी है, महासागर भी हैं, और तब भी थे। तो उस समय जो बड़ा महासागर था, एक ही जल भाग था, जो कि जल ही जल पूरा था, उसका नाम था पैंथालासा। चूँकि पैंजिया के विभाजन का आरंभ लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, तो लगभग उसी समय से इस विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। उसके पहले का बहुत विशेष अध्ययन अभी तक नहीं हुआ है। पैंथालासा का अर्थ होता है जल ही जल। पैंजिया पहले 2 महाद्वीपीय जो है पिंडों में विभाजित हुआ था, जो खोज हुए, शोध हुए और सिद्धांत प्रस्तावित हुए, उसमें यह जो है बताया गया। और वे दोनों जो है महान पिंड जो है लारेशिया और गोंडवाना लैंड के रूप में जाने जाते हैं। लारेशिया जो है, उस पैंजिया का विभाजन चूँकि जब हुआ तो वह 2 दिशाओं में हुआ, एक उत्तर एक दक्षिण। उत्तरी भाग का जो महाद्वीपीय पिंड था उसका नाम था लारेशिया, और जो दक्षिणी भाग का महापिंड था उसका नाम था गोंडवाना लैंड। इस प्रकार एक बार पहले विभाजित हुए थे 2 भागों में, लेकिन इसके बाद जो है ये धीरे धीरे अनेक छोटे बड़े हिस्सों में बंटते गए और आज भी प्रक्रिया जारी है। और ये तो हुई जो है बात प्रस्तावित करने की या सिद्धांत देने की, लेकिन इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक तथ्य अगर है तो यह सही प्रतीत होगा, अन्यथा केवल एक कल्पना मात्र होगा। लेकिन जब इसके जो है वैज्ञानिक प्रमाणों पर भी ध्यान दिया गया तो यह जो है लगभग सही मिले। जैसे कि महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में कुछ प्रमाण देख सकते हैं स्क्रीन पर आप। पहला है जीवाश्मों का वितरण। जो डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फॉसिल्स है, इसमें जो है बहुत कुछ साम्य मिला, समानताएं मिली। और यह जो है पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन बहुत मायने में सही जो है साबित होते गए जो इसके जीवाश्म मिले। बाय द वे, दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की जो तटरेखाएं हैं वो तो त्रुटि रहित साम्य दिखाती हैं, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि 1964 ईस्वी में बुलर्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था। और तटों का यह उसने जो है बनाने के बाद यह पाया कि तटों में जो है बिल्कुल सही जो है एक साथ सेट होने में जो है सही सिद्ध हुए। और साम्य बिठाने की यह कोशिश आज की तटरेखा की अपेक्षा लगभग 1000 फैदम की गहराई की तटरेखा के साथ की गई थी, वर्तमान नहीं, क्योंकि वर्तमान तटरेखा तो जो है नदियों के अपर्दन से भी जो है कुप्रभावित हुई हैं या परिवर्तित हुई हैं। और इसमें एक ये है कि महाद्वीपों में साम्यता हो गई, जिग्सा फिट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फॉसिल्स हो गए। महासागरों के पार जो चट्टानें हैं और हैं उसमें भी बहुत जो है समानता पाई जाती है। अगर आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि से अगर महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को देखें तो यह पता चलता है कि लगभग 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी ब्राज़ील तट से पश्चिम अफ्रीका के तट पर जो है मिलती है, और दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप यानी जुरासिक काल के जो थे, इसमें यह पता चलता है कि इस समय से पहले महासागर की उपस्थितियाँ वहाँ थी ही नहीं।
इसका मतलब यह हुआ कि जहाँ महासागर की उपस्थिति थी ही नहीं, वो दोनों भाग कभी एक साथ जुड़े हुए थे। इसके बाद है टीलाइट। आप जो चट्टानों के विषय में पढ़ चुके हैं, तो इसके विषय में भी वहाँ पढ़े होंगे। यहाँ पर जो है इसे एक साक्ष्य के रूप में ही केवल पढ़ेंगे। टिलाइट जो है आप जानते हैं कि एक अवसादी चट्टान है जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती है। अगर भारत में देखें तो गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप में है, जो दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं। और भारत का भी मैं जिक्र किया, तो भारत में भी यह जो है आप विंध्यन और सतपुड़ा के कुछ भागों में भी इसको देख सकते हैं। इसके जो है वहाँ पर अब भी जो है प्रमाण हैं। लेकिन पूरी दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यह 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं। जैसे गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में इसमें जो है घने टीलाइट हैं जो विस्तृत व लंबे समय तक हिमावरण या हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं। इसी के क्रम प्रतिरूप में भारत के अतिरिक्त यह जो है अफ्रीका, फाकलैंड द्वीप समूह, मेडागास्कर जो कि दक्षिणी अफ्रीका के पास है, आर्कटिक, ऑस्ट्रेलिया आदि जगहों पर मिलते हैं। अच्छा, सभी चट्टानें एक जैसी हैं और विभिन्न महाद्वीपों और द्वीपों में पाई जाती हैं, तो यह इंगित करती हैं कि ये सभी भाग कभी एक साथ जुड़े हुए थे और बाद में जो है अलग हो गए। और इस तरह से इन स्थलखंडों के इतिहास में भी समानता रही है। हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन का जो है स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। एक इसमें प्रमाण यह है कि प्लेसर निक्षेप के विषय में आप पिछली कक्षाओं में शायद अभी नहीं पढ़े हैं। आप इसके विषय में बस इतना फिलहाल पढ़ लें कि आप सुनेंगे घाना जो है उसके तट पर सोने का जो है बहुत बड़ा जो है खदान है। इसका क्या कारण हो सकता है? घाना एक अफ्रीकी देश है, पश्चिमी अफ्रीकी देश। आपको जानना चाहिए कि घाना के तट पर सोने के बड़े निक्षेप की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। क्यों? क्योंकि सोना युक्त सिराएं ब्राज़ील में भी जो है पाई जाती हैं, और जब दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट और अफ्रीका का पश्चिमी तट आपस में जो है एक साथ जो है जोड़कर देखा जाए तो पता चलता है दोनों जो है एक ही जगह फिट बैठती हैं। यानी ये जो सोना युक्त सिराएँ हैं, गोल्ड बियरिंग्स हैं, वेन्स हैं, यह जो है ब्राज़ील में भी पाई जाती है और घाना में भी। अतः यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राज़ील पठार से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक साथ जुड़े थे। यह सब प्रमाण हैं जो कि यह सिद्ध करते हैं कि कभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे और वर्तमान में सभी महाद्वीप एक साथ जो है जुड़े हुए नहीं हैं, और आज भी जो है एक दूसरे से अलग होने की प्रक्रिया और जुड़ने की प्रक्रिया जारी है। इसमें जीवाश्म के भी विषय में थोड़ा सा मैं जिक्र किया था शुरू में ही, लेकिन इसमें फिर से कुछ मैं और विशेष बताना चाहता हूँ, याद आ रहा है। अगर आप जो है देखें तो पाएंगे कि समुद्री अवरोध के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं में जो है समान विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे पश्चिमी अफ्रीका और पूर्वी दक्षिणी अमेरिका, अगर उनके वितरण की व्याख्या में भी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती इस तरह से, वो जो है एक साथ जुड़े हुए हैं दिखते हैं। इस प्रेक्षण से जो है कि एक लैमूर जो है भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलता है। कुछ वैज्ञानिक ने जो तो इन तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड लेमोरिया की उपाधि से इसको जो है संबोधित करते हैं, या लेमोरिया महाद्वीप बोलते हैं, क्योंकि लेमूर एक जो है जीव इन तीनों जगह पाया जाता था। और साथ ही साथ लेमोरिया की उपस्थिति स्वीकार करते हैं, और मेसोसारस नाम के एक छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते थे। इनकी अस्थियां केवल जो है दक्षिणी अफ्रीका के
दक्षिणी केप प्रांत और ब्राज़ील के इरावर शैल समूह में ही मिलते हैं। सोचिए इतने बड़े विश्व में इस जो है मेसोसारस रेंगने वाले जीव के अस्थियां केवल 2 ही जगह पाई जाती है और ये दोनों स्थान आज एक दूसरे से लगभग 4800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं और इनके बीच एक बड़ा महासागर विद्यमान है आज। लेकिन यह जो है प्रमाणित करता है कि ये दोनों स्थलभाग कभी जुड़े हुए थे। तो इस तरह से साक्ष्य रहे जो यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि सभी महाद्वीपीय भाग और महासागरीय भाग कभी एक साथ थे। मीन्स सभी महासागर एक साथ, सभी महाद्वीप और द्वीप एक साथ थे। अब बात यह आती है कि ठीक है, सभी एक साथ थे तो अलग क्यों हुए? कौन सा ऐसा बल था जो उनको जो है अलग होने के लिए एक बल उत्पन्न किया या कारण बना? तो जैसा कि वेगनर महोदय ने प्रस्तावित किया है, जरूर नहीं है कि आज के वैज्ञानिक युग में यह सर्वथा सिद्ध साबित हो, लेकिन यह उनके द्वारा प्रस्तावित जो है कुछ प्रवास संबंधी बल हैं जो 2 हैं। पहला उनका था कि पोलर या ध्रुवीय फ्लीइंग बल और दूसरा ज्वारीय बल। इनके अनुसार ध्रुवीय फ्लीइंग बल जो है पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है और आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, वरन यह जो है भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है थोड़ी, और यह उभार घूर्णन के कारण है। और दूसरा बल इन्होंने जो प्रस्तावित किया, ज्वारीय बल, वेगनर का मानना था कि ज्वारीय बल जो है जो कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबद्ध है, जुड़ा हुआ है, इससे महासागरों में ज्वार उत्पन्न होती है। और वेगनर मानते हैं कि करोड़ों वर्ष के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए थे। और यद्यपि आज जो है बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों ही बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वथा पर्याप्त समझते हैं, फिर भी जब ये प्रस्तावित किए थे 1912 में अपना सिद्धांत, तब जो है आज के वर्तमान वैज्ञानिक खोज और विकास की स्थिति नहीं थी, लेकिन वर्तमान में जो है वैज्ञानिक इसे जो है सर्वथा पर्याप्त मानते हैं, जो कि महाद्वीपों को एक दूसरे से अलग करने और प्रवाह शक्ति प्रदान में करने में सक्षम हो। इस तरह से यह जो है 2 बल हुए। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा यह भी जानना चाहिए कि कौन से बल हो सकते हैं जिससे ऐसा हुआ होगा, क्योंकि साक्ष्य तो ये कह रहे हैं कि सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे बल जरूर हैं जिसकी वजह से महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और होंगे भी, और जो कि भूतकाल में तो हुए ही थे। तो एक महोदय हुए आर्थर होम्स, इन्होंने जो है एक सिद्धांत प्रस्तावित किया जिसका नाम था संवहन धारा सिद्धांत। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पृथ्वी के जो है आंतरिक और धरातली भाग को दर्शाया गया है। इसमें इनर कोर को दिखाया गया है, उसके बाद आउटर कोर को दिखाया गया है, फिर मेंटल है, फिर क्रस्ट है। बहुत से और भी भूदृश्यों को इसमें दर्शाया गया है, जैसे ट्रेंच दिखाया गया है, ओशियन दिखाया गया है, मिड अटलांटिक रेंज दिखाया गया है, और ओशनिक लिथोस्फीयर दिखाया गया है, कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर दिखाया गया है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो है मेंटल से जब ऊष्मा, स्पेशली आप इसको ऐसे समझें कि संवहन धारा जो है रेडियो एक्टिव तत्वों से में उत्पन्न ताप से, जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं अगर उसमें ताप उत्पन्न हो, और चूँकि ताप भिन्नता भी है, मेंटल में ताप कुछ है, क्रस्ट पर ताप कुछ है, तो मेंटल में ताप अधिक है, तो वहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्व अगर कहीं जहाँ कहीं हैं तो वहाँ पर ताप भिन्नता होती है, तो वह जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है और
उस ऊष्मा से वहाँ पर हलचल पैदा होती है। तो यह चूँकि मेंटल लिक्विड फॉर्म में है, सेमी लिक्विड फॉर्म में, तो यह धरातल पर जो है आने का प्रयास करता है तोड़ फोड़ करके। और जब इसकी शक्ति धरातल पर आने तक की हो जाती है तो यह कमज़ोर धरातली क्षेत्रों को तोड़ते हुआ बाहर आता है। तो इस तरह से जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है और एक बल जो है धरातल के अंदर से प्रस्तावित होता है बाहर की तरफ। और जब यह बाहर को निकलता है तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जब धरातल की तरफ यह लावा जो है ऊपर को आएगा, तो मैग्मा जब ऊपर को आएगा तो धरातल को तोड़ने का प्रयास करेगा, उसको दो दिशाओं में ढकेलने का प्रयास करेगा, हटाने का प्रयास करेगा। तो जो है यहाँ पर जो भी स्थल खंड होंगे उनका जो है विस्थापन होना निश्चित है। और इस तरह से महाद्वीपों और महासागरों के वर्तमान और भूतकाल के स्थिति में अंतर होना स्वाभाविक है, अगर यह सिद्धांत मानकर चलें तो। अगला है जो है, क्योंकि यह बल पर्याप्त है समझने के लिए फ़िलहाल अभी तक के जो शोध है और खोज हैं जो पढ़ने को है, इसके वजह से जो है महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। तो यह भी जानना अब आवश्यक है कि महासागरीय अधस्थल का मानचित्रण कैसे हुआ, कब हुआ, कौन किया और किन कारणों से किया, यह हम लोग को जानना चाहिए। इसके बाद जो है और सारे चीज़ों को इसमें पढ़ सकते हैं। तो कुछ तथ्य इसमें लिखे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने को अभी नहीं है। पहला तथ्य है महासागरीय परपटी की जो चट्टानें हैं वो महाद्वीपीय चट्टानों की तुलना में नई हैं। दूसरा तथ्य है महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानों में आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। यही जो इसमें आप देखे हैं कि जब भी मैग्मा ऊपर आएगा तो दोनों दिशाओं में जाएगा और लगभग समान दूरी पर जाता रहेगा और उसका जो सॉलिडिफिकेशन या जमने की प्रक्रिया लगभग समान समय में होगी, तो इसलिए उसमें समानता पाई जानी स्वाभाविक है। मध्य महासागरीय कटकें जो कि ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई गई हैं। आप जब ज्वालामुखी का अभी आगे पढ़ेंगे इसी में तो आप ये देखेंगे कि मध्य महासागरीय कटकें ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय हैं। इसके बाद है महासागरीय अधस्थल की बनावट। क्योंकि पूरा महासागर जो है किसी एक स्वरूप को नहीं दर्शाता है, इसमें अनेक तरह के जो है स्वरूप विकसित हुए हैं। अगर हम महासागरीय तल की बनावट से संबंधित कुछ तथ्यों का अध्ययन करते हैं तो पाएंगे कि महासागर व महाद्वीपों के वितरण को समझने में महाद्वीपीय बनावट के कुछ विशेष आकार के भूस्वरूप हैं वो मदद करते हैं। और यह जो है मुख्यतः 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। पहला है महाद्वीपीय सीमा, दूसरा है गहरे समुद्री बेसिन। आप चाहें तो इसको लिखते भी चल सकते हैं साथ ही साथ। पहला लिखें, आपकी मुख्य हेडिंग होगी महासागरीय अधस्थल की बनावट। उसके अंतर्गत पहला लिखिए महाद्वीपीय सीमा। हो गया। दूसरा लिखिए गहरे समुद्री बेसिन। और अंतिम तीसरा लिखिए मध्य महासागरीय कटक। अब इन सब के विषय में थोड़ी थोड़ी चीज़ें को जान लीजिए आप। जो महासागरीय सीमा है यह महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है। इसमें जो है महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय उभार और महासागरीय खाइयाँ आदि सभी शामिल हैं, जिसका अध्ययन आप उक्त कक्षाओं में करेंगे अगर आप भूगोल पढ़ते हैं तो।
महासागरों व महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए जो है ये गहरी महासागरीय खाइयाँ जो है किसी भी क्षेत्र विशेष का जब अध्ययन करते हैं तो वहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण और रोचक है, विशेष रूप से जब समुद्र विज्ञान का विषय वस्तु शुरू होता है। इसके बाद है, इसी में एक छोटा सा और है जिसको आप समझ सकते हैं, बीतलीय मैदान या अबैसल प्लेन्स। ये जो है विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। बीतलीय मैदान जो है वह क्षेत्र है जहाँ पर महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। और इसके बाद है मध्य महासागरीय कटक। तीसरा, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं पिछले आर्थर होम्स के संवहन धारा सिद्धांत में, जिसमें जो है धरातल के अंदर से मैग्मा जो है बाहर आता है और ठोस कर लावा के रूप में जमा होता जाता है और जमा होते होते इसकी एक ऊंचाई बनती जाती है और महासागरों में कटक के रूप में अपना स्थान बनाता है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है, आप जब भी किताब में या कहीं देखेंगे पढ़ेंगे या सुनिए अभी फ़िलहाल, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक के रूप में है। यह जो है मध्य अटलांटिक कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक लंबी श्रृंखला है जो कि महासागरीय जल में डूबी हुई है। और हाँ, यह पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा। वैसे तो हिमालय की लंबाई पर्याप्त है, लेकिन अगर पृथ्वी के पूरे भूभाग पर देखें तो इससे लंबी जो है पर्वत श्रृंखला अभी कहीं नहीं है पूरे धरातल पर। इन कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रभाजक पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ जो है पार्श्वमंडल इसकी विशेषता है। मध्यवर्ती भाग में अगर उपस्थित द्रोणी को देखें तो वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है यह, जो कि पिछले कुछ अध्यायों में जो है इसके विषय में हम लोग पढ़े हैं और आगे भी ज़रूरत पड़ने पर जिक्र करते रहेंगे। इसके बाद आता है भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण। आप इस जो है मानचित्र में देख रहे हैं, भूकंप और ज्वालामुखियों के वितरण में आप खुद भी पहले इसको देखिए, खुद से थोड़ा आधा मिनट कुछ सेकंड देखिए इसको। सबसे पहले आपको इसमें कुछ संकेतक चिन्ह है उसको देखना चाहिए, जो कि नीचे बीच में है वर्ग के आकार में ब्लैक। गंभीर भूकंप क्षेत्र को यह दर्शा रहा है। उसके नीचे जो है बिंदी जो है वह दर्शा रहा है छिछले भूकंप केंद्र को। उसके बाद जो है नीचे जो बिंदी है वो दर्शा रहा है ज्वालामुखी उद्गार को, और सबसे बड़ा जो है गोला दर्शा रहा है तप्त स्थल को। अब देखिए पूरे मानचित्र को, तो जहाँ भी कहीं वर्गाकार ब्लैक वर्गाकार है वहाँ गंभीर भूकंप क्षेत्र है। आप इसमें देखिए ऐसा कहाँ पर है। वैसे रिंग ऑफ फायर जो है परिप्रशांत मेखला में जो है भूकंप क्षेत्र का और ज्वालामुखी का जो है ज़्यादा पाया जाना देखा गया है। इसके बाद जो तप्त स्थल को देखिए जो मुख्य हैं, तो तप्त स्थल आप देखेंगे कि हवाई द्वीप जो है यह एक तप्त स्थल है। यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं और धरातल पर जो है इसके द्वारा विनाश जो है आए दिन समाचार में आप देखते होंगे। आप देख सकते हैं इसमें जो है
एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इन दोनों महाद्वीपों के बीच एक पट्टी बन रही है और उसके साथ जो है ज्वालामुखी और भूकंप का भी संकेतक जो है पट्टी है। इसके बाद आप अफ्रीका में भी देख सकते हैं। खाली समय में आप इसको और विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। मानचित्र रख लेंगे और महाद्वीपों का नाम उसमें देखेंगे मानचित्र में और इससे मैच करेंगे और फिर देखेंगे कि तप्त स्थल कहाँ पर है, कहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार है, कहाँ पर जो है छिछले भूकंप केंद्र हैं, कहाँ पर गंभीर भूकंप केंद्र हैं, क्षेत्र हैं। इसे आप जो है नोटबुक में 5-5 का नाम लिख लेंगे तो यह जो है आपके ज्ञानवर्धन के लिए और समझ में जो है सहयोगी होगा। इसके बाद आता है सागरी अधस्थल का विस्तार। सागरी अधस्थल का जो है विस्तार इस सिद्धांत का जो है एक मुख्य पक्ष है और उससे जुड़ा हुआ है। इस पर जो है अच्छे से कार्य जो है हैरी हेस ने किया था और इस प्रकार उन्होंने जो है सागरी अधस्थल विस्तार की जो है एक संकल्पना दी, जो कि 1961 में प्रकाशित हुआ था। सॉरी, मैं यह कंफर्म नहीं हूँ प्रकाशित हुआ था कि प्रस्तावित है, लेकिन 1961 में आया था। ठीक है। इसमें एक तथ्य है मध्य सागरी कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार का सामान्यतः पाया जाना, यह जो है विस्तार को प्रमाणित करता है कि अधस्थल का विस्तार हो रहा। दूसरा है मध्य सागरी कटकों के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों की जो है समान विशेषताएं, यह भी जो है प्रमाणित करता है कि जो है अधस्थल का विस्तार हो रहा है। तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि महासागरी परपटी की चट्टानें जो कि महाद्वीपीय परपटी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नवीन है। यह कैसे संभव है? यह तो तभी संभव है जबकि मैग्मा धरातल के अंदर से बाहर आए और जम जाए। तो स्वाभाविक है जब नए में बनेगा तो उसका एज कम होगा और जो धरातल पर बहुत पहले के बन चुके हैं तो उसका एज अधिक होगा और जिसकी एज अधिक होगी वह ज़्यादा प्राचीन होगा। तो महासागरी जो है नवीन है और महाद्वीपीय पुरानी है। अगर महासागरी परपटी की चट्टानें कहीं भी देखी जाए तो वह 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है, जबकि धरातल पर ऐसा नहीं है। धरातल पर 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी चट्टानों की जो है बहुत सारे स्पॉट क्षेत्र हैं। और गहरी खाइयों में जो है भूकंप के उद्गम जो है गहराई पर पाए जाते हैं। यह हो गया महासागरी अधस्थल का विस्तार। इसके बाद है भूवैज्ञानिक काल में महाद्वीपों की स्थिति। अभी तक तो हम लोग यही पढ़ते आए कि महाद्वीप का जो विस्थापन हुआ, महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में यह प्रमाण है महाद्वीपीय अधस्थल का विस्तार हुआ और इस विस्थापन के लिए ए बल थे, ऐसे ऐसे थे। लेकिन अब क्लियर कट इस मानचित्र में आप देखिए कि भूवैज्ञानिक कालों में महाद्वीपों की स्थिति क्या क्या रही है। जैसे कि आप इस चित्र संख्या 4.4 में देख सकते हैं कि पिछले 5400 लाख वर्षों में महाद्वीपों की गति कैसी कैसी रही। इसमें नंबरिंग भी है, जैसे 1 पर अफ्रीका जो इसमें मानचित्र में बना हुआ है, 1 अफ्रीका है। नंबर 2 पर जो है दक्षिणी अमेरिका, 3 अंटार्कटिका, 4 ऑस्ट्रेलिया, 5 भारत, 6 चीन, 7 उत्तरी अमेरिका, 8 यूरोप और 10 पर साइबेरिया। ये जो है एमिलानी 1992 की जो है कार्य पर आधारित है। तो इसमें आप जो है 5400 लाख वर्ष पूर्व जो है पूरे महाद्वीपों की स्थिति क्या थी आप देख सकते हैं। ऊपर दाहिनी तरफ, ऊपर बाएं तरफ, लेकिन मानचित्र के अनुसार ऊपर दाहिनी तरफ पहला। उसके नीचे है 3000 लाख वर्ष पूर्व महाद्वीपों की स्थिति। इसमें जो है जुड़े हुए दिख रहे हैं भूभाग, जिसमें कि साइबेरिया को अलग दिखाया गया है 9 नंबर पर जो दर्शाया गया है।
फिर आता है 4200 लाख वर्ष पूर्व, ये जो है इस समय महाद्वीपों की स्थिति क्या थी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 7 नंबर पर जो कि उत्तरी अमेरिका है, यह लगभग 2 नंबर दक्षिणी अमेरिका से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है नाम मात्र। चूँकि इसको लगभग में ही या नाम मात्र इन्हीं शब्दों से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतने प्राचीन भूवैज्ञानिक काल में जो है चीज़ों को एग्जैक्ट नहीं समझा जा सकता। इसके बाद आता है 1200 लाख वर्ष पूर्व। तो 1200 लाख वर्ष पूर्व देखें तो लगभग सभी भूभाग फिर भी जुड़े हुए हैं, लेकिन एक फैलाव के रूप को लिए हुए। इनके बीच में जो है महासागर की उपस्थिति भी दिख रही है। और वर्तमान स्थिति को आप सबसे अंतिम में जो नीचे है देख सकते हैं, जो कि वर्तमान स्थिति है। इसमें अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, भारत, साइबेरिया, चीन सभी दर्शाया गया है। ठीक है। इन पूरी बातों की व्याख्या के लिए एक सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है महाद्वीपों के विस्थापन और वर्तमान स्थिति की जो है बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या करता है। सागरीय तल विस्तार अवधारणा के बाद जो है विद्वानों की जो है महाद्वीपों और महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से जो है रुचि पैदा हुई। और इस प्रकार सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने जो है ये तीनों महानुभावों ने जो है स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित करके एक अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे जो है बाद में प्लेट विवर्तनिकी के नाम से जो है जाना गया। और एक विवर्तनिक प्लेट, जो कि लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, जिसे ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है, जो कि महाद्वीपीय और महासागरीय स्थलखंडों से मिलकर बना है। वैसे ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है या गतिमान है। अगर स्थल मंडल में परपटी और ऊपरी मेंटल को सम्मिलित कर लिया जाए तो इसकी मोटाई जो है महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपीय भागों में इसकी मोटाई जो है 200 किलोमीटर के आसपास होती है। और एक प्लेट को, जो कि महाद्वीपीय या महासागरीय कुछ भी हो सकती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि जैसे कोई भी प्लेट महासागरीय है या महाद्वीपीय है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि उस प्लेट का अधिकतर भाग जो है महासागरीय है अथवा महाद्वीपीय है। जैसे किसी भी प्लेट को आप महाद्वीपीय प्लेट भी कर सकते हैं, महासागरीय प्लेट भी कर सकते हैं। वह इस पर निर्भर करेगा कि उस प्लेट का अधिकतम भूभाग पर क्या है, महासागर है या महाद्वीप है। इस प्रकार जो है प्रशांत प्लेट जो है मुख्यतः महासागरीय प्लेट है। आप इसमें देख सकते हैं मानचित्र में, इस चित्र संख्या 4.5 में इसमें संसार की कुछ बड़ी और प्लेटें और छोटी प्लेटों को जो दर्शाया गया है। तो इसमें जो है प्रशांत महासागरीय प्लेट है, जो कि महासागरीय प्लेट है। इसे आप देख सकते हैं। यह जो है रोमन डिजिट 4 के द्वारा दर्शाया गया है और 6 के द्वारा अफ्रीका दर्शाया गया है, अफ्रीकी प्लेट। 2 के द्वारा उत्तरी अमेरिकी प्लेट दर्शाया गया है, 3 के द्वारा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और 5 से जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, 7 से यूरेशियन प्लेट। यह सभी प्लेट जो है इसमें दर्शाया गया है और सभी बड़ी प्लेटों की संख्या 7 है। आप ध्यान रखें, जब उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे तो बहुत से ऐसे लेखक हैं जिनकी पुस्तकों में, टेक्स्ट बुक में जो है बड़ी प्लेटों की संख्या 6 दर्शाई गई है। लेकिन NCERT प्रकाशन से हम लोग पढ़ रहे हैं और यह एक मान्य जो है प्रकाशन की पुस्तक है, इसलिए आप जो है बड़ी प्लेटों की संख्या 7 के रूप में पढ़ेंगे कि बड़ी प्लेटों की संख्या 7 है। और
जिनका जो है लिस्ट यहाँ पर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। ले लिया आप स्क्रीनशॉट। आप इसमें देख सकते हैं कि अंटार्कटिक प्लेट जो है, इसके अंतर्गत अंटार्कटिक और इसके चारों तरफ जो घेरती हुई महासागरीय प्लेट है वो भी शामिल है। नंबर 2 पर है उत्तरी अमेरिकी प्लेट। इसमें जो है पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है तथा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व कैरेबियन द्वीप समूह इसकी सीमा का जो है निर्धारण करते हैं। तीसरे नंबर पर है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। इसमें जो है पश्चिमी अटलांटिक तल समेत उत्तरी अमेरिकी प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसे जो है पृथक करते हैं। चौथे नंबर पर है प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है एक बृहद प्लेट है। पाँचवें नंबर पर इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। इसको कहीं कहीं जो है केवल इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के रूप में व्याख्यायित किया गया होता है, तो आप ध्यान रखेंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट यह एक ही प्लेट है। ठीक है। नंबर 6 पर आप देखें अफ्रीकी प्लेट। इसमें जो है पूर्वी अटलांटिक तल को भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। और लास्ट जो है बृहद प्लेटों की जो संख्या में है यूरेशियाई प्लेट है। इसमें जो है पूर्वी अटलांटिक महासागर को शामिल किया जाता है। साथ ही साथ कुछ अन्य प्लेटें हैं जैसे कोकोस प्लेट हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं मानचित्र में कोकोस प्लेट को, जो कि कैरेबियाई प्लेट के पश्चिम में है। फिर नजका प्लेट है। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के जो है दक्षिणी भाग पर फाकलैंड द्वीप समूह के पास स्कोशिया प्लेट है। अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के बीच में आप जो है अरेबियन प्लेट को देख सकते हैं। इन प्लेटों की स्थिति का जो है आपको ज्ञान होना चाहिए, जो कि बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। और साथ ही साथ यह आपको जो है इस विषय वस्तु को समझने और अध्ययन में जो है सुविधा जो है दायी होगा। ठीक है। इसके बाद है प्लेट संचरण के फलस्वरूप कितने प्रकार की प्लेटें बनती हैं, प्लेट सीमाएँ बनती हैं, इसका अध्ययन करेंगे हम लोग। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्लेट संचरण के फलस्वरूप जो है 3 प्रकार की प्लेट सीमाएँ बनती हैं। वह ये हैं अपसारी सीमा पहली, दूसरी है अभिसरण सीमा, तीसरी है रूपांतर सीमा। और अपसारी सीमा जो है का एक सबसे अच्छा उदाहरण जो है आप अपने नोटबुक में लिख लें। आप इसको विधिवत लिखें। हेडिंग लिखिए प्लेट सीमाओं के प्रकार। जिसमें पहला है अपसारी सीमा, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, जिसका उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक। इन तीनों प्लेट सीमाओं के विषय में अभी हम लोग देखेंगे विस्तृत चित्र के माध्यम से, लेकिन फिलहाल इसको आप लिख लें। दूसरा लिखें अभिसरण सीमा। अभिसरण सीमा का जो है विश्व में उदाहरण है दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट या दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागरीय तट, जहाँ पर जो है अभिसरण हो रहा है। पूर्वी प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के अंदर जो है तिरोहित हो रही है, सबडक्ट हो रही है, जिसके फलस्वरूप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित जो पर्वतीय क्षेत्र है पर जो है अनेक ज्वालामुखी पर्वत व ज्वालामुखी के जो है चिन्ह और ज्वालामुखी खुद पाए जाते हैं। तीसरा लिखिए
रूपांतर सीमा, इसका उदाहरण जो है उत्तरी अमेरिका के जो है कैलिफोर्निया में जो है के पास पाया जाता है, जिसका नाम है सन एंड्रियास भ्रंश, सन एंड्रियास फॉल्ट। ठीक है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि मेल्टिंग हो रही है नीचे, एस्थेनोस्फेयर में मेल्टिंग हो रही। इसमें दर्शाया गया है ओशनिक लिथोस्फीयर को। इसको आप जो है मध्य अटलांटिक कटक के रूप में समझकर चल सकते हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग होने के बाद मैग्मा धरातल पर आने को प्रेरित होता है और पर्याप्त शक्ति होने के बाद जो है ओशनिक लिथोस्फीयर को तोड़ता हुआ और तेज़ी से धरातल पर महासागरीय तल पर उत्पन्न होता है और फैलता है। और उस समय दो क्रियाएं एक साथ होती हैं। महासागरीय जल जो है तेज़ी से इस जो मेल्टिंग हुआ या अर्ध पिघली हुई अवस्था में चट्टानें होती हैं उसे ठंडा करने का प्रयास करती हैं और अंततोगत्वा वह ठंडा करने में सफल होती हैं। लेकिन जब भी यह मैग्मा बाहर को आता है तो जहाँ से तोड़ फोड़ कर बाहर आने को प्रयास करता है वहाँ के दोनों तरफ की चट्टानें या भूभाग या प्लेट अपने स्थान से खिसक जाती हैं, क्योंकि यह जो है बहुत अधिक बलशाली होता है। ठीक है, इसका जो है बहुत अधिक बल लगता है दोनों तरफ के प्लेटों पर, और इस प्रकार यह जो है एक ऐसी सीमा है जहाँ से दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े थे अभिसरण सीमा। ठीक है, इसका उदाहरण पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका का जो है पश्चिमी तट के पास है, जो आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर। यहाँ पर ओशनिक क्रस्ट जो है महाद्वीपीय प्लेट के अंदर, महाद्वीपीय प्लेट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है लिथोस्फेरिक भूभाग उसके अंदर जो है सबडक्ट हो रही है, तिरोहित हो रही है और नीचे जाकर मेल्टिंग होती हैं। तो आपको पता है कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं यह जो है नीचे कम पाई जाती हैं, यह धरातली भूभाग में इसकी उपस्थिति ज़्यादा है। ठीक है, तो एक लड़का है वो रसीद लेने, क्या लेने? रसीद, फीस रसीद। अच्छा, तो कहिए थोड़ा इंतज़ार करें, अभी मैं खाली हो जाऊंगा। ठीक है, सीरन कुमार करदम। हाँ, सुरेंद्र कुमार करदम। ठीक है, कहिए वेट करें, अभी मैं खाली होता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि एस्थेनोस्फीयर रेडिश कलर में है। ठीक है, और इसके ऊपर है लिथोस्फीयर और सबसे ऊपर क्रस्ट है। तो ये जो महासागरी जो क्रस्ट है, चूँकि महासागरी जो भूभाग है उसका घनत्व अधिक है। आपको यह जानना चाहिए कि वह क्यों सबडक्ट हो रही है, न कि महाद्वीपीय क्यों नहीं सबडक्ट हो रही है महासागरी में। तो आपको यह जानना चाहिए कि जो प्लेट अधिक घनत्व वाली होगी कम घनत्व वाली प्लेट के अंदर द्वारा तिरोहित हो जाएगी, और यहाँ भी वही हो रहा है। ठीक है, और इस प्रकार यहाँ एक ट्रेंच का भी निर्माण हो रहा है। तो इस सीमा के पास, अभिसरण सीमा के पास एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर जो है तिरोहित होती हैं। इसके बाद जो है यह तीसरी जो है प्रकार की सीमा है। इसका उदाहरण आप इसमें देख चुके हैं, सन एंड्रियास भ्रंश, रूपांतरित भ्रंश में। इसमें जो है रूपांतर में जो है यह होता है कि दो प्लेटें एक दूसरे के पास से खिसकती हैं, सरकती हैं। ठीक है, और एक दूसरे को बिना क्षति पहुंचाए। तो ऐसे जगहों पर थोड़े मोड़े भ्रंश हो जाते हैं और बहुत कोई भौगोलिक किसी स्थान का जो परिवर्तन नहीं होता। ठीक है,
तो इस प्रकार यह रहा महाद्वीपीय प्लेट सीमाओं के प्रकार। इसके बाद आता है प्लेट प्रवाह की दरें। अभी तक तो ये पढ़ें कि जो है दो महाद्वीपीय या महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे के पास से खिसकती हैं, तो एक दूसरे के पास आ सकती हैं इसमें, या एक दूसरे से दूर जा सकती हैं, या एक दूसरे के पास से सरकते हुए आगे बढ़ेंगी, स्थान परिवर्तन करेंगी। लेकिन कितना करेंगी, उनका दर क्या है? तो कुछ का जो उदाहरण हमारे पास इसमें है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहला है आर्कटिक कटक। ठीक है, आर्कटिक कटक की प्रवाह दर जो है सबसे कम है, जो कि 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम है। ठीक है, इसके बाद दूसरा उदाहरण है ईस्टर द्वीप के निकट, जो कि पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार के पास है और चिली से 3,400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी जो है प्रवाह दर 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक है। तो यह दो दरें हो गई, इसको आप याद रख सकते हैं। तो इसको आप जब भी पढ़ेंगे कि प्लेट गति करती हैं, तो उनकी गति को आप कभी भी किलोमीटर में या बहुत अधिक दूरी में नहीं लेंगे जब समय काल लघु हो। तो दीर्घ समय में यह जो 5-5 सेंटीमीटर बहुत अधिक समय हो सकता है, लेकिन लघु काल में यह जो है सामान्य मेजरमेंट की बस की बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद है प्लेट को संचालित करने वाले बल, जिसको अभी हम लोग इसके पहले भी पढ़े थे। यहाँ पर भी आप इसको देख लीजिए। संवहन प्रवाह हम लोग पढ़े अभी आर्थर होम्स का, जो कि 1930 में आया था। और सागरीय तल विस्तार की अवधारणा भी इसी से प्रभावित हुई थी, स्पेशली इसलिए जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं भारतीय प्लेट का संचलन। चूँकि ये जब हम लोग भारत से हैं, पूरे विश्व को पढ़ लिए, जान लिए, लेकिन भारत के विषय में अलग से पढ़ना ज़्यादा आवश्यक है, ताकि हम समझ सकें कि अपना भारतीय भूभाग का जो भूवैज्ञानिक इतिहास में, काल में कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे जो है इसका सफ़र रहा। तो आप इस चित्र संख्या 4.6 में देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। सबसे ऊपर लिखा गया है यूरेशियाई प्लेट, पूर्व में जो है हिंद महासागर है, और आप डायरेक्शन भी इसमें देख सकते हैं कि किस दिशा में जो है संचलन हुआ है भारतीय प्लेट का। अगर 7.1 करोड़ वर्ष पूर्व देखें तो यह एक आरंभिक स्थिति है जहाँ से अध्ययन शुरू किया गया है। उसके पहले भी कहीं न कहीं जरूर रहा होगा, लेकिन फिलहाल आप इस अध्ययन में ही देखें कि 7.1 करोड़ वर्ष पूर्व भारत की स्थिति। एक रेखा आप देख रहे होंगे, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा से कितनी दूर है यहाँ हम लोग नहीं पढ़ रहे, बस इतना समझ लीजिए कि तुलनात्मक रूप से आप खुद देख लीजिए कि कितनी दूरी पर विषुवत रेखा से किस समय है, जो कि स्पष्ट रूप से दिख रहा है। 7.1 करोड़ वर्ष पूर्व जो स्थिति है, ये आरंभिक स्थिति भारत की है। इसके बाद 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व जो है भारत भूमध्य रेखा के पास आ गया, और इसका उत्तरी भाग भूमध्य रेखा को कुछ भाग क्रॉस कर गया और कुछ भाग स्पर्श करते हुए हैं। 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व भारत जो है भूमध्य रेखा को लगभग क्रॉस कर गया है, जिसमें दक्षिण भारत के जो कुछ भूभाग भूमध्य रेखा के दक्षिण में दिखाई दे रहे हैं इसमें, और मैक्सिमम भूभाग उत्तरी गोलार्ध में जो है संचलित हो चुकी है। और वर्तमान की जो स्थिति है इसको दिखाया जा रहा है कि यह स्थिति जो है 1 करोड़ वर्ष पूर्व की है। यानी वर्तमान में जब जहाँ कहीं भी आप देखते हैं विश्व का मानचित्र, भारत का मानचित्र, तो उसमें जहाँ कहीं भी जो देखते हैं आप कि सभी विश्व की क्या स्थिति है, अमेरिका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, सभी देश कहाँ हैं, और भारत को भी देखते हैं कि भारत कहाँ है, तो वह जो भारत की स्थिति है वह आज से 1 करोड़ वर्ष पूर्व की स्थिति है। यानी आज से 1 करोड़ वर्ष पूर्व भारत इस स्थिति को प्राप्त कर चुका था। तो इस प्रकार आज का यह
अध्यापन समाप्त हुआ। आप इस पूरे वीडियो को 2-4 बार देखेंगे ज़रूरत के हिसाब से, एक बार में समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा। और चूँकि पूरी विषय वस्तु इसमें नहीं है, पूरे विषय वस्तु को रखना भी संभव नहीं है, इसलिए कुछ चीज़ों को आपको 1-2 बार देखना चाहिए। और जो आप नोट नहीं कर सके हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको रख लेंगे, जो महत्वपूर्ण इसमें तथ्य हैं, और पढ़ते रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।